नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। यह आपके कक्षा 10 के बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 है, पॉलिटिकल साइंस का। इससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बस इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक देखें आप, और आपको कहीं दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट मतलब कि वीडियो पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले हम ये जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी होती क्या है। लोकतंत्र जनता का शासन है। वहां सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। तो देखिए, यहाँ यह कहा गया है कि किसी एक व्यक्ति के हाथों में सारी ताकत नहीं होती है। जैसे ताकत बटी रहती है जगह के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि गांव में मुखिया हो गए, गांव के एक वार्ड में एक वार्ड मेंबर हो गया। तो ऐसे करके ताकत बटी रहती है, किसी एक को ताकत नहीं मिलती है। नागरिकों द्वारा सरकारी काम काज में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने की प्रक्रिया को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। उदाहरण: चुनाव में मतदान करना, चुनाव में खड़ा होना, विभिन्न संगठनों के माध्यम से अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव बनाना इत्यादि। तो देखिए, होता क्या है कि नागरिकों द्वारा कोई भी काम का जो किया जाता है, जैसे कि चुनाव में लड़ना, चुनाव में मतदान करना, या किसी भी क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि अगर हम लोग सरकारी कामकाज में लगे हुए हैं तो वह एक तरह से हेल्प करना हुआ, सरकार का हेल्प करना हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्यों जरूरी है लोकतंत्र? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए, देखिए, मतलब कि लोकतंत्र एक तरह से क्यों जरूरी है भारत में? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न वर्गों के लोग रहते हैं, जहाँ विभिन्न कास्ट के, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पे लोकतंत्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह इसलिए क्योंकि यहाँ लोग अपने अपने क्षेत्रों में बटे हुए हैं, अलग धर्म के हैं, अलग जाति के हैं, अलग भाषा बोलने वाले हैं। कोई अलग देवता को पूजता है, कोई अलग देवता को पूजता है। भारत में लोगों को एकत्र करने के लिए, एक समूह बनाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। यह आप ध्यान से समझिएगा इस बात को। सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव, जैसे जातीय, लैंगिक, भाषाई सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, यह अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव जो होता है, जात के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, तो इस सब को कम करने के लिए, इस सब को रोकने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को मतलब कि बढ़िया से इसको चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए ये देखिए आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सत्ता की साझेदारी के रूप। तो देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कि विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हुआ, तो ये एक अलग अलग रूप है दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन। देखिए, ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि सरकार के विभिन्न अंग हैं, विधायिका हो गए, कार्यपालिका हो गए, न्यायपालिका हो गए, और इधर आप एक दूसरा इस पे देखिएगा तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बटे हुए हैं। फिर राजनीतिक दल हो गए, और फिर दबाव समूह को देखिए, अपने हितों के लिए बनाए गए संगठन को हित समूह कहते हैं। देखिए, ये एक दबाव समूह एक ऐसा समूह है जिससे सरकार को तो फायदा तो पहुंचता नहीं है, लेकिन सरकार को प्रभावित जरूर करता है, सरकार के नीतियों को, कार्यक्रम को प्रभावित जरूर ही करता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जैसे फुटबॉल क्लब हो गया,
जाति संगठन हो गया, गांव और मोहल्ला समिति हो गया, जो सरकार के नियमों के अलग चलते हैं, जिनका अपना नियम होता है, उनको दबाव समूह कहा जाता है। जब सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावित करने लगे तब वह दबाव समूह हो जाता है। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जब सरकार की नीति एवं कार्यक्रम को प्रभावित जब करने लगे, सरकार के नियमों के खिलाफ चलने लगे, तो उसे दबाव समूह कहा जाता है। जैसे छात्र संघ हो गए, जो खुद से बनाया जाता है, शिक्षक संघ हो गए, व्यवसायी संघ हो गए, मजदूर संघ आदि। विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता की भागीदारी क्या क्या है, सो देखिए। जातीय समूह, भाषाई समूह, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय समूह, लैंगिक समूह, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जातीय समूह हो गए, जैसे कि अलग अलग जाति में बटा हुआ। भाषाई समूह हो गए, कोई अलग भाषा का है, कोई अलग भाषा का है। जैसे कि आप साउथ इंडिया में चले जाएं तो वहाँ अलग भाषा बोला जाता है, वहाँ हो गया तमिल। और हमारे इधर आ जाएं तो हम लोग का अलग भाषा है, तो इसी को कहेंगे भाषाई समूह। इन लोगों को सबको एक किया जाए, एकजुट करके रखा जाए, उसी को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। धार्मिक समूह हो गए, किसी का धर्म अलग है, किसी का धर्म अलग है, कोई अलग देवता को पूजता है, कोई अलग देवता को पूजता है। क्षेत्रीय समूह हो गए, जैसे कि कोई बिहारी हो गया, कोई यूपी का हो गया, कोई मुंबई का हो गया। आप अपने एनसीईआरटी के बुक में पढ़ेंगे कि कैसे क्षेत्रीय समूह में कैसे मतलब कि कुछ भी हुआ है आने वाले, सॉरी माफ कीजिएगा, पास्ट में जितना भी झगड़ा लड़ाई हुआ है। जैसे कि आप मुंबई में देखेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ है कि मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में, महानगरों में बिहारियों को उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ कितनी गलत हुई है, कितनी चातकी हुई है, सो आप वहाँ लिखा हुआ है। लैंगिक समूह हो गए, महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो गया, जैसे कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो गया। जैसे कि इनका मतलब है कि महिलाओं को आरक्षण देना, महिलाओं की सेफ्टी के बारे में बात करना, यह हो गया एक तरह से सत्ता की साझेदारी के रूप। तो देखिए, बोर्ड में पूछे गए 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप हाँ, ये देखिए, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी कुछ नहीं है, बस आप इतना सा लिख दीजिएगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। लोकतंत्र जनता का शासन है, वहाँ सत्ता यानी शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक समूह के हाथों में नहीं रहती है। शासन की शक्ति का बंटवारा सत्ता में अधिक से अधिक लोगों की साझेदारी सुनिश्चित करता है। बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएंगे। फिर देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का क्या महत्व है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए, सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव जैसे जातीय, लैंगिक, भाषाई सांप्रदायिकता को कम करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं स्थायित्व प्रदान करने के लिए। आप बस इतना लिख दीजिएगा, आपको आपके पूरे से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट, तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि है लोकतंत्र में द्वंद्ववाद। सबसे पहले ये जानते हैं कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद आखिर होता क्या है। लोगों की विभिन्न प्रकार की सामाजिक आकांक्षाएं जब आपस में टकराव उत्पन्न करती हैं, उसे द्वंद्व कहते हैं। तो देखिए, आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में द्वंद्ववाद के तत्व। बच्चों, हमने नवम वर्ग के अध्याय 2 में देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र ऐसी शासन है जिसमें लोगों के लिए एवं लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा का सर्वोपरि महत्व देना चाहते हैं। यही कारण है कि शासन के लोकतांत्रिक व्यवहार समाज में उभरते द्वंद्व से प्रभावित होता है। तो देखिए, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि किसी एक चीज का विरोध अगर समाज में 2 लोगों के द्वारा हो रहा है, आप मानिए कि आप आप समझेंगे, आप अगर आगे पढ़ेंगे कि कैसे मतलब कि भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर जो फॉरेन में होता है, जो यूरोपीय महादेश में होता है, और धर्मों के आधार पर जो एक दूसरे के प्रति जो बहस छिड़ती है, उसे लोकतंत्र में द्वंद्व कहा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
1961 में मुंबई में मराठियों की संख्या 34% थी, जो 2001 में बढ़कर 57% से ऊपर हो गई। तो यह सही है कि दक्षिण भारत के चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में विकास के कारण दक्षिण भारतीयों की मुंबई आने वाले तादाद काफी कम हो गई है। इसी प्रकार गुजरात के सूरत, अहमदाबाद, बड़ोदरा आदि के विकसित होने के कारण गुजरात प्रवासियों की संख्या मुंबई में कम है। देखिए, इनका इस वर्ड का समझाने का बस यही अर्थ है, इनका कहना यही है कि देखिए, क्षेत्र के आधार पर कैसे लोग बट रहे हैं, क्षेत्र के आधार पे कैसे अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षा मिल रही है, तो वही बताया जा रहा है। अब काम की तलाश में आने वाले लोग हिंदी भाषी हैं, लेकिन वे मीरा, भाईवेर, थाने, कल्याण, नवी मुंबई जैसे उपनगर में, देखिए ये सारे मुंबई के जगह हैं जो बता रहे हैं कि जो जितने भी जो हिंदी भाषी लोग हैं वो काम के तलाश में इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन खासकर इन्हीं जगहों पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ इस एरिया में ज़्यादा मतलब कि उत्पादन का कार्य होता है। इस कारण से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49% प्रवासी लोग उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। तो देखिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के अध्ययन में लगभग 49% जो लोग हैं वो उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं, प्रोडक्शन के कार्य में लगे हुए हैं। दूसरी ओर अधिक वेतन और सुविधा पाने वाले सफेद पोश कार्यों में मराठियों का वर्चस्व है। देखिए, जो मुंबई के जो लोकल हैं, जो मराठी हैं, आप जानते ही होंगे कि मुंबई में मराठियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उनका ही वर्चस्व है अधिक वेतन पाने में, अच्छे जॉब में, तो वही बताया जा रहा है। और दूसरी ओर देखिएगा कि जो गरीब लोग हैं, जो उत्तर भाषी लोग हो गए बिहार और यूपी के लोगों को दूर दूर आते रहते हैं, जबकि यही गरीब भैया उत्तर भारतीय लोग मुंबई में छोटे छोटे रोजगार के जरिए अपना जीवन यापन तो करते ही हैं, वे वहाँ के मूल निवासियों को अलग अलग तरीकों में अपनी सस्ती सेवाएं भी उपलब्ध कराते हैं। यदि भारत सभी भारतीयों का देश है तो मुंबई सभी भारतीयों का एक प्रदेश है। देखिए, इसका मतलब है कि जो वहाँ पे जो गलत व्यवहार किया जाता है यूपी और बिहारियों के लोगों के साथ, वही बताने की कोशिश किया जा रहा है कि जितने भी यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो छोटे छोटे व्यवसाय कर कर उन्हें सेवा प्रदान कर रही हैं और उन्हें ही धमकाया जाता है, उन्हें ही भगाया जाता है, उन्हें गलत नज़रों से देखा जाता है। मुंबई में भारत सरकार के कई सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिसे जनता की कमाई का काफी पैसा लगा है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बैंक में लोगों ने जितनी राशि जमा की है उसका 1/4 हिस्सा ही वहाँ ऋण के रूप में दिया जाता है, और यही वजह है कि मुंबई आज भारत की वित्तीय राजधानी है। देखिए, मुंबई जैसे महानगरों में जो लोग बैंक में जो अपना पैसा लगाते हैं, अपना पैसा डालते हैं, उनका 1/4 हिस्सा ही उन्हें ऋण के तौर पे मिलता है, और इसी कारण से आज भारत का जो मुख्य जो राज्य बन चुका है, मुख्य जो क्षेत्र बन चुका है वित्तीय राजधानी, वो मुंबई है, वो मुंबई कहलाती है। पिछले दिनों कुछ राजनेताओं ने तुष्टीकरण राजनीति अपेक्षा की पूर्ति हेतु मराठी मानुष की भावना भड़काकर उत्तर हिंदी भाषी क्षेत्रों के नागरिकों को बेरहमी से पीटा और मुंबई छोड़ने को मजबूर किया। कई लोग तो इसमें मृत्यु भी हो गई। तो देखिए, कुछ दिन पहले, समझिए कुछ सालों पहले, ये पुराना प्रिंट है, तो कुछ सालों पहले हुआ था कि मराठी जो लोग हैं, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको भड़का दिया गया था उत्तर भाषी के लिए, और इसी कारण से उन्हें मारा गया, पीटा गया। उन्हें एक तो पहले से ही गलत नज़रों से सब देखते थे और उन्हें छोटा माना जाता है वहाँ पे, और उन्हें मुंबई छोड़ने को मजबूर किया गया। उसमें कि बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। इसी प्रकार रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मैसूर में बिहारी छात्रों के साथ मारपीट की गई। उत्तर पूर्व असम राज्य में बिहारियों की हत्या की गई। देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंसा कृत्यों में शिकार होने वाले की पहचान केवल क्षेत्र विशेष था, न कि जाति, धर्म या संप्रदाय। तो देखिए, यहाँ ये कहा जा रहा है कि यहाँ क्षेत्र विशेष के आधार पर ही लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा था। दूसरे शब्दों में मुंबई एवं मैसूर में हिंसात्मक कार्रवाई
का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। निश्चित रूप में यह लोकतंत्र के स्थापित सिद्धांत देश के किसी भी भाग में रहने तथा निवास स्थान बनाने की स्वतंत्रता के विरुद्ध व्यवहार है, परंतु तुष्टीकरण की नीति के अंतर्गत सत्ताधारियों द्वारा इसका कठोर विरोध नहीं हो पाता। इस द्वंद्वात्मक पहलू का सीधा प्रभाव लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहारों पर पड़ता है। तो देखिए, इसका कहना है कि लोकतंत्र में राइट टू इक्वलिटी का भी जिक्र है और कोई भी लोग अपने स्वेच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, जो कि मुंबई में, असम में और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में ऐसा नहीं देखा गया। वहाँ बिहारियों, यूपी वालों को धमकाया गया, डराया गया, कहीं जगह तो कत्लेआम भी हुए। यहाँ यही बताया जा रहा है कि क्षेत्र के आधार पर यहाँ झगड़ा लड़ाई हुआ था। और फिर देखिए, चलिए अब यूरोपीय महादेश में चलते हैं। फिर मेक्सिको के ओलंपिक समारोह में विरोध का रूप नस्ल पर आधारित था। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे कैसे विरोध का कारण क्या क्या रहा है, सो यहाँ दिखाया जा रहा है। बेल्जियम में देश के 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाकों में रहता है और डच बोलता है। शेष 40% लोग बोलोनिया क्षेत्र में हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच भाषा। तो देखिए, जो बेल्जियम के जो कुछ लोग हैं, 59% लोग हैं लगभग, जो फ्लेमिश बोलते हैं, फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, माफ कीजिएगा, और डच बोलते हैं। और कुछ 40% लोग जो हैं, जो बेलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में इनकी संख्या 80% है जो फ्रेंच बोलते हैं, और डच भाषा बोलने वाले लोगों की 20% है बस। फ्रेंच भाषी लोग ज़्यादा समृद्ध हैं। अब आप जान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि 80% लोग जब जहाँ पे फ्रेंच बोलेंगे तो वो समृद्ध होंगे ही होंगे, और वहीं डच भाषी जो हैं उनका स्थिति अच्छी नहीं है। स्वाभाविक है, दोनों समूहों में तनाव बढ़ना ही था, जिसका तीखा अनुभव ब्रुसेल्स में दिखाई पड़ा। यही द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक शासन की दिशा निर्धारित किया और बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकार को सुपुर्द किया गया। तो देखिए, ये जो द्वंद्ववाद लोकतांत्रिक था, उसमें मतलब कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कि आपको मैंने बताया कि बेल्जियम में जो केंद्र सरकार की जो अनेक शक्तियां थी, वो 2 क्षेत्रों में बांटी गई, अलग अलग भाषा के आधार पर। संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों के लिए डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपनी सरकार के चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाते हैं। देखिए, जो डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग हैं, वो संस्कृति, शिक्षा और भाषा के आधार पर अपना चुनाव का सामुदायिक सरकार बनाने का उन्हें हक मिला था। अर्थात बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार नस्ल एवं जाति नहीं है, बल्कि भाषा विभाजन का आधार है। देखिए, इसका यही कहना है कि जो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन हुआ था, जो विभाजन का जो कारण था, वह भाषा के आधार पर था, न कि क्षेत्र के आधार पर, न कि गोरे काले के आधार पर, जो नस्लीय जो होते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत भारत में सामाजिक विभाजन बहुत ही जटिल है। यहाँ उत्तर भारतीयों की संस्कृति एवं दक्षिण भारतीय संस्कृति में बहुत बड़ा अंतर है। पुनः भाषाई अंतराल भी बड़ा है। जातियों के बीच संघर्ष एवं तनाव की प्रवृत्ति सर्वव्याप्त है। अग्रणी जातियों एवं पिछड़ी जातियों के हितों में टकराव है। दलितों एवं पिछड़ों की भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बिहार में भी अभी हाल में दलितों एवं महादलितों की नई पहचान निर्धारित हुआ है। इन अंतर्द्वंद्वों का प्रभाव लोकतंत्र के शासन के विभिन्न तत्वों पर पड़ना स्वाभाविक है। तो देखिए, यहाँ यह कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जो सत्ता की जो साझेदारी है और लोकतंत्र में जो शासन की जो प्रवृत्ति है, वो बहुत ही जटिल है और उस पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत से प्रकार के जो लोग हैं वो आपस में बटे हुए हैं। कोई धर्म के आधार पर बटा है, कोई भाषा के आधार पर बटा है, कोई क्षेत्र के आधार पर बटा है, कोई अगली जाति के आधार पर बटा हुआ है, कोई पिछड़ी जाति के आधार पर बटा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इन सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, इन विभिन्नताओं में सामंजस्य एवं टकराव तथा लोकतंत्र के बदलते स्वभाव को बताते हुए सामाजिक विभाजनों की राजनीति पर विचार करेंगे। तो देखिए, इस लोकतंत्र में कैसे इनका जिक्र दिया गया और कैसे इसकी उत्पत्ति की जाए, यह बताया गया है। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं। देखिए मुद्दा नंबर 1 जो है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का, कोई वृत्ति का मतलब व्यवसाय होता है, ऑक्यूपेशन होता है, व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। तो देखिए अनुच्छेद 19 के तहत यह कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता मिली हुई, यह स्वतंत्रता प्राप्त है कि आप कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय, अपना कारोबार, अपना रहना, आपको जहाँ रहना है आप रह सकते हैं, वहाँ अपना काम कर सकते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि मुंबई में राज ठाकरे के नेतृत्व में तथा कथित मराठियों द्वारा उत्तर भारतीयों के परकीय कृत्य निस्संदेह सामाजिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का एक घिनौना प्रयास है। तो देखिए यहाँ यही बताया गया है कि जो मुंबई में जो हो रहा था उस टाइम पे, कि उत्तरभाषी जो लोग हैं उन पे अत्याचार जो हो रहा था, वह मतलब कि लोकतंत्र के और संविधान के बहुत खिलाफ था और ये एक दंडनीय अपराध भी था। मुद्दा नंबर 2, अगर संविधान के अनुच्छेद 15 के छत्र छाया में किसी नगर या कस्बे में अबाध गति में बहिरागतों का आगमन होता रहे तो नगर और कस्बे की जनसांख्यिकी चरित्र इतना बदल जाएगा कि वहां तमाम तरह की विकृतियां पैदा हो जाएगी। इसी कस्बे या नगर के स्थानीय नागरिकों के द्वारा आर्थिक स्रोत का दोहन होना शुरू हो जाएगा, फलतः उनका अस्तित्व संकटमय हो सकता है। अतएव उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा उनके स्थानीय हितों पर चिंतन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मुंबई, दिल्ली या कोलकाता के अलावा कई नगरों के नागरिक सुविधाएं चरमराने लगेगी और विभिन्न सामुदायिक समूहों के बीच वैमनस्य पैदा होने लगेगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र के पावन सिद्धांत के विरुद्ध राजनेता राजनीति लाभ के लिए देश में सहिष्णुता तथा अखंडता के विचारधारा को चकनाचूर कर देंगे। तो देखिए अनुच्छेद 15 में ऐसा कहा गया है कि सामाजिक तौर पे जो अलग अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्म में जो बटे हुए हैं, उन लोगों को एकत्र करना उनका काम है अनुच्छेद 15 के द्वारा। और वही अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो जो बड़े बड़े महानगर हैं, जो जहाँ प्रवासी लोग जाते हैं अपना काम करने के लिए, अपना रोजगार करने के लिए, वहाँ कोई वहाँ जाने ही नहीं देगा तो आप काम क्या करेंगे। तो वही यहाँ कहा गया है। तो चलिए मुद्दा नंबर 3 पर बढ़ते हैं। जाति और नस्ल समान नहीं है, क्योंकि जाति का आधार सामाजिक होता है और नस्ल का आधार जीव शास्त्रीय होता है। अतएव नस्ल के विरुद्ध राष्ट्रीय चेतना भी जीव शास्त्रीय एवं स्वाभाविक है। जातीय शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना तो ठीक माना जा सकता है। अतएव मेरा मत है कि स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन को नस्ल विरोधी प्रतिकार मैक्सिको ओलंपिक समारोह में करना उन्हें उसके विवेकपूर्ण औचित्य कभी नहीं माना जा सकता है। तो यह आपको मालूम होगा कि स्मिथ, कार्लोस और नॉर्मन के द्वारा जो नस्ल विरोधी जो बहस हुआ था ओलंपिक में, मैक्सिको ओलंपिक में, वह एक गोरे और काले रंग भेद को दर्शाया था जो उनके विवेकपूर्ण औचित्य के खिलाफ था। मुद्दा नंबर 4, नस्ल विशुद्ध रूप से जीव शास्त्रीय नहीं है। यह जाति की तरह ही काफी हद तक समाज शास्त्रीय और वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जो लोकतांत्रिक देश के लिए द्वंद्व का एक विध्वंसकारी तत्व है। अतएव परिस्थिति में इसका प्रतिकार होना चाहिए। देखिए यहाँ यह कहा गया है कि लोकतंत्र में जो है ऐसे जाति के आधार पर और नस्ल के आधार पर हम लोग एक दूसरे में असामाजिकता नहीं फैला सकते हैं और इनका प्रतिकार होना चाहिए, इनका बहिष्कार होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप क्या क्या है उन्हें देखा जाएगा। उल्लिखित दृष्टांतों पर गौर करेंगे तो देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के विभिन्न रूप होते हैं और इस भेदभाव का विरुद्ध
विरोध के अपने अलग अलग तरीके भी होते हैं। क्षेत्रीय भावना के आधार पर सामाजिक बंटवारा और भेदभाव होता है और विरोध और संघर्ष की शुरुआत हो जाती है, जिसकी चर्चा अगले अध्याय में की गई है। मुंबई, दिल्ली तथा कोलकाता में उत्तर भारत के बिहारियों तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध हिंसात्मक व्यवहार इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। देखिए, क्षेत्रीय भावना के आधार पर क्षेत्र के हिसाब से, जैसे कि जहाँ जिस क्षेत्र में जिस लोगों का वर्चस्व है, वो अब मतलब कि अपने एरिया में दूसरे स्टेट के लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं, तो इसका विरोध करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये एकता हो गई तो भारत अच्छे से ग्रो कर सकेगा। नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव का सटीक उदाहरण मेक्सिको ओलंपिक 1968 के पदक समारोह में देखा जा सकता है। वही ओलंपिक मुकाबले के 200 मीटर की दौड़ के पदक समारोह में विजेता अफ्रो अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस नामक व्यक्ति इसी समारोह में अमेरिकी अश्वेत पर अत्याचार और नस्ल आधारित भेदभाव को अपने व्यवहार से उजागर किया। ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन, जो न तो अमेरिकी थे और न ही अश्वेत, ने भी नस्ल आधारित विभेद का विरोध जॉन कार्लस और स्मिथ का साथ देकर किया। तो देखिए, यहाँ यह कहा जा रहा है कि जो ओलंपिक मुकाबले में जो 200 मीटर की जो रेस हुई थी, जो रेस होने वाली थी मेक्सिको ओलंपिक 1968 में, उनका विरोध किया गया था टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस नामक लोग के कारण। और उसका साथ ऑस्ट्रेलियाई जो एक धावक था पीटर नॉर्मन, उसने भी दिया, जो न तो अश्वेत था और न ही अमेरिकी था, फिर भी उसने उसका विरोध किया। बेल्जियम एवं श्रीलंका में यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर पर मौजूद था। श्रीलंका में बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधार पर दिखाई देता है। भारत में सामाजिक विविधता कई रूपों में भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भारत में सामाजिक विभाजन। देखिए, किसी दूसरे कंट्री में आप देखेंगे, जैसे कि अमेरिका में आप देख लो तो नस्ल के आधार पर है, श्रीलंका में देखें तो वो क्षेत्र के आधार पर। लेकिन भारत में जो है, भारत में लोकतंत्र इतना जटिल इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत सा कारण है, बहुत सा रीजन है जो लोगों को आपस में बांट रहा है। भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। और देखिए, और आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति। व्यक्ति को समुदाय या जाति का चुनाव करना उसके वश की बात नहीं है। जन्म के कारण ही कोई व्यक्ति किसी समुदाय का सदस्य हो जाता है। दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा उस समुदाय का स्वाभाविक सदस्य हो जाता है। स्त्री पुरुष, काला गोरा, लंबा नाटा आदि जन्म का परिणाम है। इस तरह के सामाजिक विभाजन जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहलाता है। तो देखिए, अब जन्म किसी के हाथ में तो है नहीं। कोई कहीं जन्म ले सकता है, कोई उछली जाति में जन्म ले लेता है, कोई निचली जाति में जन्म ले लेता है, कोई अमीर के घर जन्म ले लेता है, कोई गरीब के घर पैदा हो जाता है, और यह किसी के हाथ में है। तो इसी एकता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र का निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु सभी सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते, बल्कि कुछ हम अपने इच्छा से चुनते भी हैं। यथा कोई व्यक्ति अपने इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है और दूसरे समुदाय का सदस्य बन जाता है। कुछ व्यक्ति नास्तिक बन जाता है, हालांकि उस परिवार के सभी सदस्य आस्तिक ही क्यों ना हो। एक ही परिवार का कोई सदस्य शैव, शाक्त, वैष्णव धर्म में विश्वास कर सकता है। यह भी व्यक्ति के इच्छा पर निर्भर करता है कि एक ही परिवार के सदस्य अपने विवेक से भिन्न कोई पेशा चुन सकता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ अपना काम करना, आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हैं। इसका आपको पूरा इंडिपेंडेंट है आप, कि आप कुछ भी अपना काम कर सकते हैं, अपना रोजगार चुन सकते हैं, यहाँ तक कि अपना धर्म चुन सकते हैं। यह संभव है कि एक ही परिवार के कई लोग किसान, सरकारी सेवक, व्यापारी, वकील आदि पेशा अपनाते हैं। फलतः उनका समुदाय अलग हो जाता है तथा समुदायों के हित साधना एक दूसरे के विपरीत भी हो सकती है।
अब एक ही परिवार के लोग, कोई सरकारी नौकरी पा लेता है, कोई गरीब ही रह जाता है, कोई व्यापार चुन लेता है, कोई वकील बन जाता है, कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर देखिए। कोई आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन का आधार होता है। संभव हो भिन्न समुदाय के विचार विभिन्न हो सकते हैं, परंतु हित समान होगा। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों की हिंसा का शिकार व्यक्तियां की जाति भिन्न थी, धर्म भिन्न होंगे, लिंग भिन्न होंगे, परंतु उनका क्षेत्र एक ही था। वे सभी एक ही क्षेत्र उत्तर भारतीय थे। तो देखिए, यह क्या कहा जा रहा है कि कोई भी जो सामाजिक जो विभिन्नता है और सामाजिक विभाजन है, सामाजिक विभिन्नता ही विभाजन का आधार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि लोग धर्म के आधार पर ही मतलब कि मारपीट करें और हिंसात्मक बने, और ऐसा यह भी जरूरी नहीं है कि जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पे भी हो सकते हैं। उनका हित समान था और वे सभी अपने व्यवसाय और पेशा में संलग्न थे। इस कारण सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले पाता है। यद्यपि सामाजिक विभिन्नता के कारण लोगों में विभेद का विचारधारा जरूर बनती है, परंतु यही विभिन्नता कहीं कहीं पर समान उद्देश्य के कारण मूल का भी काम करता है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय विद्यार्थी भारतीय समाज के विभिन्न समुदाय के संबंध हो सकते हैं, परंतु अपने समूहों के सीमाओं से परे उनके समान उद्देश्य के कारण समानता थी, और यही कारण है कि सभी भारतीय छात्र कुछ उपद्रवी ऑस्ट्रेलियाओं के हिंसा के शिकार हुए। उसी प्रकार कार्लोस और स्मिथ दोनों अफ्रो अमेरिकी थे और एक ही दृष्टि के समान थे, अर्थात अश्वेत अमेरिकी। तथापि नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई था, परंतु तीनों में एक समानता तो जरूर थी, वे तीनों नस्लवाद के खिलाफ थे। सभी हिंदू धर्मावलंबी, ईसाई धर्मावलंबी, जैन धर्मावलंबी, बौद्ध धर्मावलंबी, ये आप अपने क्लास 12 में आप पढ़ेंगे कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म जो होते हैं वो कैसे एक दूसरे का ये किए, अलग किए, एक दूसरे में क्या विभिन्नता थी, क्या समानताएं थी, ये आप अपने क्लास 12 में पढ़ेंगे। यद्यपि धर्म के आधार पर उनमें एकता हो सकता है, परंतु संभव हो क्षेत्र, जाति, रंग, लिंग के आधार पर उनमें विपरीत विचारधारा हो। पुनः अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही समुदाय के सदस्य होने के कारण अथवा एक ही नस्ल, जाति, रंग के होने के कारण एक विचारधारा के पोषक हो सकते हैं। यहाँ तक कि एक ही संयुक्त परिवार के गरीब और अमीर सदस्यों के बीच विचारधारा का संघर्ष हो सकता है। यहाँ यह दर्शाया गया है कि आप धर्म के आधार पर भी विचारधारा का अलग हो सकता है, किसी का क्षेत्र के आधार पर भी विचारधारा अलग हो सकती है। और जो अमीर जो हो चुके हैं, मान लीजिए एक ही फैमिली के 2 बच्चे हैं, जो एक गरीब रह गया और एक दूसरा अमीर हो गया, तो उनका विचारधारा में भी कुछ न कुछ अंतर आएगा ही आएगा। अतएव निष्कर्ष में हम यह कह सकते हैं कि सभी को एक से ज्यादा पहचान होती है, वे एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा हो सकते हैं। एक वाक्य में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि हर संदर्भ में हमारी पहचान एक अपना स्वरूप बनता है। सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। सवर्णों और दलितों का अंतर एक सामाजिक विभाजन है, क्योंकि दलित संपूर्ण देश में आमतौर पर गरीब, वंचित एवं बेघर हैं और भेदभाव का शिकार हैं, जबकि सवर्ण आमतौर पर संपन्न एवं सुविधा युक्त हैं। अर्थात दलितों को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं। देखिए, यहाँ यह कहा गया कि स्वर्ण और दलितों में अंतर है और उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम लोग का समुदाय अलग है, हम लोग का क्षेत्र अलग है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। और सवर्णों के साथ भी भेदभाव, स्वर्ण जो होते हैं हमारे भारत देश में, जो स्वर्ण है वह अच्छे पोजीशन पे हैं, वह लिटरेसी रेट में भी आगे हैं दलितों से, वह पैसे के
वित्तीय रूप में भी आगे हैं, उनका अपना व्यवसाय होता है, लेकिन दलित ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा उतना नहीं रह पाता, वो बेघर रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब एक तरह का सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को यह महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तो इसे सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा होती है। अमेरिकी में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विभाजन है। तो देखिए यहाँ यह क्या कहा गया है कि अगर किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में अगर विभाजन होने लगे, सामाजिक विभाजन होने लगे क्षेत्र के आधार पर या जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इसे सामाजिक विभाजन कहा जा सकता है। अमेरिका में भी था श्वेत और अश्वेत का। कभी कभी ऐसा दिखाई पड़ता है कि सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद रहता है, अर्थात किसी एक मुद्दे पर कई समूह के हित एक जैसे होते हैं, जबकि किसी दूसरे मुद्दे पर दृष्टिकोण में अंतर हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, सभी धर्मों में दलित एवं वंचित वर्गों का हित समान होता है, अतएव इनके समाज हित के मुद्दे पर एकता रहती है, जबकि धार्मिक दृष्टिकोण में अंतर एवं तनाव की स्थिति बन सकते हैं। विश्व स्तर पर भी यह विभाजन स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उदाहरण स्वरूप, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई बहुल देश हैं। यहाँ के लोग प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो खेमों में बटे हुए हैं। आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बारे में, जैसे आयरलैंड और नीदरलैंड में दोनों ईसाई बहुल देश हैं, फिर भी इनमें दो खेमे बटे हुए हैं, फिर भी कहीं न कहीं विभाजन है, कहीं न कहीं समाज में भी विभाजन है। उत्तरी आयरलैंड की कैथोलिक समुदाय गरीब है एवं वंचित, लंबे समय से शोषण का शिकार है, अतएव उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों के बीच संपूर्ण रूप से समानता एवं एकता दिखाई देती है, जबकि नीदरलैंड के कैथोलिक एवं और प्रोटेस्टेंट दोनों में अमीर गरीब है। तो देखिए, उत्तरी आयरलैंड के जो कैथोलिक समुदाय हैं वो गरीब हैं, मगर जो नीदरलैंड के जो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है वो अमीर और गरीब दोनों हैं, मतलब कि मिक्स है। अतएव उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप से मार काट चलता रहता है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई पड़ता है। कोई भी देश चाहे बड़ा हो या छोटा, सामाजिक विभाजन और विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। देखिए, किसी भी देश में सामाजिक विभाजन है, कहीं न कहीं है, छोटे या बड़े स्तरों पर, लेकिन है। टकराव एवं सामंजस्य लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं, जिससे गुजरकर ही लोक सत्ता अपनी नीतियां निर्धारित करती है। ये नीतियां आसानी से निर्धारित नहीं हो पाते, बल्कि प्रतिद्वंदिता के कठिन परिवेश से गुजरते हुए सामंजस्य का माहौल बनाने का प्रयास करता है। पुनः परिस्थिति के परिणाम स्वरूप सभी संघर्ष गुट अंततः इसे स्वीकार कर ही लेते हैं और नीतियां निर्धारित हो ही जाती है। पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम कई वर्षों पहले शुरू हुआ। काका कालेलकर रिपोर्ट से लेकर मंडल आयोग के सिफारिश के बीच लंबे जद्दोजहद के बीच तथा हिंसक तनाव के बीच आरक्षण की व्यवस्था लागू हो पाई। देखिए, जो टकराव और सामंजस्य जो लोकतंत्र की एक सीढ़ी है जो ऊपर नीचे होती रहती है, और इसी के आधार पर लोक आरक्षण की नीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों, ये आपके चैप्टर का पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 मैं जल्दी लेकर आऊँगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन मैं लाता रहूँगा और आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।